Hello guys, today what we are doing is a very important chapter for your NEET preparation for biology, that is anatomy of flowering plants. Now what I've done to save your time is I've already made all the markings in your NCERT based. यहाँ पे आपको दिख रहा है सीधा मैंने अपलोड किया हुआ है और आपकी जो NCERT टेक्स्ट बुक है वो आप सामने लेकर बैठो। लेक्चर को ध्यान से सुनना स्टार्ट से एंड तक। ऑल द पॉइंट्स ऑल द मार्किंग्स आर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, मैंने खुद ये यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर यू विल अंडरस्टैंड द हैंडराइटिंग। आई विल जूम इन अ लिटिल फॉर यू एंड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू साइमल्टेनियसली मार्क। जैसे हम गो थ्रू करेंगे आप सारे पॉइंट्स मार्क भी कर लो साथ साथ में एंड और डायग्रामेटिकली जो कुछ समझना है ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो वी विल डिस्कस एज वी गो अलॉन्ग, ठीक है। चलो, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड डाइव राइट इनटू आवर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। चलो, so anatomy basically क्या है? So anatomy is basically something that you, so morphology is something that you study externally. Anatomy is something that you have to cut and observe with the naked eye, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे ना जनरली इन तीन चीज़ों में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो वो मैं पहले आपके लिए क्लैरिफाई कर दूँ। आपके पास एक चैप्टर है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। आपके पास एक चैप्टर है जिसका नाम है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और आगे जब आप फर्स्ट ईयर MBBS BDS में, तब जब मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में जाओगे तो आप एक और सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसका नाम है हिस्टोलॉजी। तो तीनों का फ़र्क पहले समझ लेते हैं। अगर मैं किसी चीज़ को एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे उसको स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल उसका फॉर्म अगर आप बोल सकते हो, एक्सटर्नल फॉर्म के बेसिस पे मैं स्टडी कर रहा हूँ तो उसको मैं बोलूँगा मॉर्फोलॉजी, ठीक है। यानी कि ज़्यादा उसको कट वट करके स्टडी नहीं करना, इंटरनली इसके स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं करना है, बाहर से उसका जो स्ट्रक्चर विजिबल है उसको स्टडी करना है। जैसे एनिमल किंगडम में आप देखते हो तो फिश का एक सर्टन शेप है ना, या स्पॉन्जीज का एक सर्टन शेप है, वो उसकी मॉर्फोलॉजी होगी। एनाटमी इज वेन यू कट बट यू स्टिल ऑब्जर्व विद ऑन अ ग्रॉस लेवल। ग्रॉस मतलब समझते हो, जैसे कि नेकेड आई एग्जामिनेशन से आपको दिखना चाहिए। जैसे हार्ट का, जैसे लिवर का, किडनी का, अगर आप शेप वगैरह देख रहे हो, उस ऑर्गन को स्टडी कर रहे हो, दैट इज कमिंग अंडर एनाटमी। द वर्ड लिटरली कम्स फ्रॉम द वर्ड टोम। टोम मीन्स टू कट, एनाटमी। एंड हिस्टोलॉजी मतलब ये आप माइक्रोस्कोपिक यानी कि टिश्यू लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो, उस चीज़ को स्टडी कर रहे हो आप टिश्यू लेवल पे या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, आप उसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलेंगे। इसको आप सेल्यूलर भी बोल सकते हो, टिश्यू और सेल्यूलर लेवल पे जब आप जाके स्टडी करते हो तो उसको आप हिस्टोलॉजी। तो ये चैप्टर में अपन डील कर रहे हैं एनाटमी से, ठीक है। इसके पहले जो है वो मॉर्फोलॉजी है और यहाँ पे है हम लोग जो डील कर रहे हैं वो एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से डील कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, so directly as I said, I have already made the marking, so we'll go only to those parts. Now I have marked each and every word and sentence that is important from your NCERT. The first paragraph, let's like a basic general introduction type, all that. Please do not waste your time with that. Only one line here we will mark extra, that is study of internal structure of plants. ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता दिया। तो एनाटमी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, तो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल, एनाटमी इंटरनल, सीधी बात है, बाकी ठीक है। चलो, टिश्यूज, ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल है जिसका ओरिजिन भी कॉमन, ओरिजिन भी सेम है और फंक्शन भी सेम है। ओरिजिन हर बार सेम नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। जैसे दांत, टीथ एक टिश्यू है जिसमें ओरिजिन मीजोडर्मल भी है, एंडोडर्मल भी, एक्टोडर्मल भी है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज, बट येस डेफिनेटली परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। मतलब एक ऑर्गन जो एक फंक्शन के लिए डेडिकेटेड है, परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, डेफिनेटली येस। कॉमन ओरिजिन इन मोस्ट केसेस, तो आप वो टिश्यू का सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हो। प्लांट में दो टाइप के टिश्यू, तो रादर देन स्टडिंग इट इन थियोरेटिकल फॉर्म लाइक दिस, यू डिवाइड इट इन योर, व्हेन यू राइट योर नोट्स यू डिवाइड इट लाइक दिस। प्लांट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, दो टाइप। पहला वाला मेरिस्टेमेटिक, सेकेंड वाला परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक क्या है? बेसिकली ग्रोइंग टिश्यू। अगर आप देखो, growth, that is active cell division region, is called meristematic tissue. Literally comes from the word meristos, which means to divide. Meristems occur at either tips, okay, of roots and shoots. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो टिप ऑफ रूट और शूट, रूट मतलब ऑब्वियसली जड़े, जड़ जो है प्लांट की वो, और शूट मतलब स्टेम, स्टेम का जो एपेक्स है वहाँ पे भी मिलेगा। तो एपेक्स पे जो मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे? अपाइकल। ऑब्वियसली ना, एपेक्स पे मिल रहा है तो अपाइकल। नाउ दिस वी हैव शोन हियर वेरी वेल इन द फिगर। सो इफ यू सी अपाइकल मेरिस्टेम इन रूट एंड शूट,
ठीक है, तो शूट का अपाइकल मेरिस्टेम और रूट का अपाइकल मेरिस्टेम, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ दीज ग्रोइंग सेल्स, कलेक्शन ऑफ दीज ग्रोइंग सेल्स, है ना। जो नीचे जा रहा है वो रूट, जो ऊपर आ रहा है वो शूट, ऑब्वियसली ये तो हमको पता ही है। तो रूट का अपाइकल मेरिस्टेम टिप ऑफ द रूट पे है और शूट का टिप ऑफ द स्टेम पे है, ठीक है। डिस्टेंट मोस्ट रीजन, व्हेन यू से एपेक्स ऑफ स्टेम, इट इज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम का एक्सिस ना, पूरा ये स्टेम है और इसका ये डिस्टेंट मोस्ट रीजन है। सो अगेन इफ आई चार्ट इट आउट फॉर यू लाइक दिस, सो प्लांट टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में प्राइमरी और सेकेंडरी दो डिविजन्स होते हैं, अभी आएंगे हम लोग उस पर। प्राइमरी में यू हैव अपाइकल, जो पोजीशन के हिसाब से अभी देखा आपने, ये रूट के टिप पे या स्टेम के टिप पे, तो वो अपाइकल हुआ। दूसरा आता है ये पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी किस हिसाब से, देखो just one sec, we'll go back to yeah, तो प्राइमरी टिश्यूज जो है वो अपाइकल मेरिस्टेम्स, उसका एक टाइप है, और दूसरा है इंटरकैलरी। ना इंटरकैलेटेड बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, जो गलत है। इंटरकैलेटेड आपने हार्ट में पढ़ा है, मसल में, वो अलग है। यहाँ पर इंटरकैलरी है, तो ये मिस्टेक मत करना, ध्यान से देख लेना, ठीक है। ओके, सो यू हैव द apex of root and shoot, obviously that was apical. In the stem, some cells that are left behind from the apical meristem, they form the axillary bud. अपाइकल मेरिस्टेम के जस्ट पीछे या जस्ट नीचे आप बोल सकते हो आपका एक्सिलरी बड मिलेगा। कहाँ पर, एक्सिल ऑफ लीफ में। एक्सिल बोले तो जैसे अगर ये स्टेम है आपका, अगर ये आपका स्टेम है और ये उसका ब्रांच है, तो ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिल। जैसे आप नोड बोल सकते हो, नोड इज नोड एंड इंटर नोड, जिसको आप बोलते हो, वही सिमिलर वैसा आपका एक्सिल, ठीक है। दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर, ऑब्वियस है ना। स्टेम से ऐसा लैटरली जो जा रहा है तो वहां पे क्या बनता है, तो ब्रांच बनेगा, फ्लावर बनेगा, सीधी बात है। ओके, सो ग्रोइंग टिश्यूज में जो होता है वो जनरली आपको अपाइकल मिलेगा, क्योंकि रूट की ग्रोथ नीचे की तरफ हो रही है, शूट की ग्रोथ ऊपर की तरफ हो रही है फ्रॉम दी एपेक्स, वहां से लेंथ बढ़ रही है। और बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज अगर कोई कुछ ग्रो कर रहा है, कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये खास करके ग्रास में पाया जाता है, एंड इट इज हेल्पफुल फॉर रीजनरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्रास दैट हैज बीन चूड अप बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग कैटल, गाय भैंस बकरी जो घास को जितना खा जाती है ना, द पार्ट दैट इज ग्रेज्ड बाय द एनिमल्स, वो रीजनरेट करने के लिए काम आता है इंटरकैलरी। ये बहुत डायरेक्ट एमसीक्यू है, इसको प्लीज ध्यान से याद रखना। रीजनरेशन ऑफ द पार्ट्स दैट आर रिमूव्ड बाय द grazing animals, that is because of which type of meristem, answer is intercalary meristem, ठीक है। तो वो हो गया प्राइमरी। प्राइमरी में दो था, अपाइकल एंड इंटरकैलरी। अपाइकल कहाँ था, एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। इंटरकैलरी कहाँ था, बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज फॉर रीजनरेटिंग पार्ट्स। देन यू हैव सेकेंडरी। सेकेंडरी इज ऑल्सो कॉल्ड लैटरल। इसमें तीन वेराइटीज आपको देखने मिलती है, फैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर जहां पे सेकेंडरी वर्ड आएगा वहां पर हम कैम्बियम बोलेंगे, ठीक है। जहां सेकेंडरी वर्ड आएगा वहां हम कैम्बियम बोलेंगे, ठीक है भाई। सो सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम हम ये वर्ड यूज करते हैं। कैम्बियम एग्जैक्टली क्या है उस पर आएंगे हम लोग। तो उसमें दीज आर सिलेंड्रिकल इन नेचर, ओके। सो यू हैव फैसिकुलर, वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ये तीन, इनका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल होता है। तीन नाम है, फैसिकुलर, वेस्कुलर, इंटरफैसिकुलर, कॉर्क। शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, ठीक। नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही मेरिस्टेम ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी ज्यादा शुरुआत में, इनिशियल पार्ट में ग्रोथ होता है जिसका, और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम से होगा, that is cambium. So cambium is, as I mentioned, you have to remember the word secondary with cambium always. जैसे आप बेंजीन के साथ रेजोनेंस याद रखते हो केमिस्ट्री में,
सेकेंडरी है कैम्बियम, याद रखना, ठीक है। नाउ द सेल्स आर, once the cells divide and they grow, second step always is maturation and division of labor। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ह्यूमन बींग्स में हमारी ग्रोथ की जब हम लोग बात करते हैं, हमारी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो स्टेम सेल्स होते हैं इनिशियली, देन दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। पहले तो वो सेल ग्रो होंगे, फिर अलग अलग ऑर्गन में बन गए, अलग ऑर्गन्स में बनने के बाद उन्होंने अपना अपना स्पेशल फंक्शन इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब वो डिविजन की जो एबिलिटी है वो तो ख़त्म हो गई, उसके बाद वो डिवाइड भी नहीं होंगे, अब वो डिफ्रेंशिएट भी नहीं होंगे, यानी कि उसने अपना एक फिक्स्ड फंक्शन जो है वो अपना क्या पकड़ लिया। जैसे कि हार्ट है, मसल सेल है, उसका काम क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड। लिवर है, उसका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म, है ना। बोन है, उसका काम क्या है, कुछ और, मसल का कुछ और, स्किन का कुछ और। तो हर एक टिश्यू ने अपना अपना एक काम फिक्स कर लिया। दैट इज बेसिकली द डिविजन ऑफ लेबर, है ना, जिसके लिए बायोलॉजिकल टर्म हम यूज करते हैं डिफ्रेंसिएशन। सेल का एक पर्टिकुलर टाइप बन गया, तो अब वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो जो न्यूली फॉर्म सेल थे वो ग्रोथ कर रहे थे, ग्रो होने के बाद अब वो स्पेशलाइज हो गए या इंडिपेंडेंट हो गए। नाउ दे आर कॉल्ड परमानेंट मैच्योर सेल, है ना। जैसे आप 10th तक PCMB, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश सब पढ़ते हो, फिर साइंस में आ गए तो PCB ले लिया आपने, तो स्पेशलाइज कर लिया। अब आपको पता, आप वापस जाके आप 10th में नहीं जाने वाले हो। वैसे ही यहाँ पर तो ये अब परमानेंट और मैच्योर सेल्स हो गए। तो अब ये परमानेंट टिश्यूज में चले गए। तो पहले क्या थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, अब ये परमानेंट टिश्यू हो गए, ठीक है। 3 Idiots देखिए ना, दुबे जी, परमानेंट हो सर। तो वहाँ पर परमानेंट और मैच्योर सेल्स, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, जब इनिशियल प्लांट बॉडी तैयार हो रही, बन रही है, तब अपाइकल मेरिस्टेम्स, जो पहले देखा रूट और शूट के एपेक्स पे, ये क्या बनाते हैं, ये डर्मल टिश्यू बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं, वैस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। ये तीनों क्या है, इस पे भी हम लोग अभी बात करेंगे। डर्मल टिश्यू क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर तो आपको पता ही है, जाइलम फ्लोर। खैर, अब परमानेंट टिश्यूज पे आते हैं। तो दे हैव ऑल द सेल्स दैट आर similar in structure and function. Permanent tissues having many different types of cells are called complex. इसका मतलब कि परमानेंट टिश्यूज को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बोलोगे हाँ बराबर है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। तो परमानेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या, एक टाइप के ही सेल्स होंगे। तो जिन बच्चों ने एपिथेलियम के बारे में पढ़ा है उनके लिए ये बहुत आसान होगा समझना। एपिथेलियम में भी हम लोग सिंपल और कंपाउंड बोलते हैं। तो सिंपल मतलब 1 टाइप ऑफ सेल ओनली, एक ही टाइप का सेल। लेयर बहुत सारे हैं बट वैरायटी या टाइप एक ही है। और कॉम्प्लेक्स बोले तो मोर देन 1 टाइप, अलग अलग टाइप। इसको अगर मैं पॉलीमर से आपको कंपेयर करके बताऊँ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आप होमो और हेट्रो बोलते हो या कोपॉलीमर बोलते हो, तो सीधी बात है सिमिलर वैसा भी आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगा। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल इज 1 टाइप ऑफ सेल्स, तो होमोजीनियस होगा। अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। बोलोगे क्या सर कितना डिवीजन है, ठीक है ना। देखो तो मैंने यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफाइड वर्जन दिया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सिंप्लीफाइड वर्जन दिया हुआ देख लो। परमानेंट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक, प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक, दैट इज द दिस थिंग इनिशियल ग्रोथ टिश्यू, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में अपाइकल एंड इंटरकैलरी, ये सब ऑलरेडी देखा, पिछले पेज पे भी लिखा था। सेकेंडरी में इंटरवैस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। परमानेंट में सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देखो फिर से, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, चेक। तो आपको यहाँ मिलेगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और किसकी माँ, स्क्लेरेन्काइमा। कितनी सारी माँ, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो पहला वाला मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, जैसे अगर हमारे केस में हम बोले हमारे बॉडी का जो बल्क है, बल्क
मेरे बॉडी का बल्क अगर मैं बोलूँ तो मेरे खैर थोड़ा फैट आजकल ज़्यादा हो गया बट अगर हम बल्क देखें तो मसल जो है वो आपके बॉडी का बल्क बनाता है, ठीक है। आई डू नॉट मीन परसेंटेज वाइज, नहीं तो ऐसे कुछ बच्चे आ जाएंगे आर्ग्यू करने, सर परसेंटेज में तो वाटर होता है ना सर, 70-75% तो वाटर होता है, पता है। आई एम नॉट सेइंग कॉम्पोजिशन वाइज, आई एम सेइंग बल्क, ओके। तो आपको पता है अच्छा बल्क क्या है, ऊपर स्किन है, अंदर बोन है, बीच में ढेर सारा मसल है, फिर वो मसल के अंदर फैट डिपॉजिट है, ग्लाइकोजन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ है। बल्क इज मसल। वैसे प्लांट में भी जो बल्क है वो पैरेन्काइमा है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक बोले तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली वन टाइप ही है, आइसोडायमेट्रिक है यानी कि एक जैसे हैं सारे शेप एंड स्ट्रक्चर में सिमिलर। मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग भी यहाँ पर लिख के रखा हुआ है वैसे, आपके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, देखते रहो, समझते रहो, सुनते रहो। आइसोडायमेट्रिक का मतलब शेप एंड स्ट्रक्चर सिमिलर। सो इफ यू जस्ट गो थ्रू दिस एंटायर थिंग, योर चैप्टर विल बी पिट पैट एकदम, ओके। स्फेरिकल, राउंड, ओवल वगैरह वगैरह, ऑल दैट इज फाइन। दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ऑब्वियसली एनी इडियट नोज दिस। प्लांट्स का बेसिक जो स्ट्रक्चर ही है वही पूरा का पूरा सेल्यूलोज पे ही बेस्ड है, और प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोजिक होती है। फंगाई की सेल वॉल कैसी होती है, काइटिन यानी चिटिन जिसको आप बोलते हो, काइटिनस सेल वॉल और चिटिनस सेल वॉल होती है। तो फंगाई में चिटिनस होती है, प्लांट्स में सेल्यूलोजिक होती है, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन मेनली है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, फालतू नॉर्मल। कोलेनकाइमा आर मेनली सीन इन डाइकोटिलिडनस प्लांट, डाइकॉट्स में दिखते हैं, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। ये अगेन टाइप ऑफ सेल एक ही होगा, पैचेस में भी अरेंज हो सकता है, लेयर्स में भी अरेंज हो सकता है, लेयर और पैचेस। कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट आर थिकेंड एट कॉर्नर्स। यूनिफॉर्म थिकनिंग नहीं है, कॉर्नर पे थिकनिंग है, मतलब अगर ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, तो इसकी थिकनिंग कहां हुई है, केवल कॉर्नर्स पे हुई है, पूरी यूनिफॉर्म नहीं है, थिकनिंग जो है वो कॉर्नर्स पे हुई। क्यों हुई कॉर्नर्स पे थिकनिंग, चेक क्यों हुई भैया, बिकॉज हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन हुआ है अलोंग विद सेल्यूलोज, तो होगा ही ऑब्वियसली, सेल्यूलोज के साथ हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। हर एक चीज मार्क्ड है आपके लिए, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपके लिए रीड कर रहा हूँ, एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट दैट मार्किंग का टाइम अपना काफी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन इज ऑल्सो देयर, दे ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस में भी काम आएंगे, बट उनका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, टू द ग्रोइंग पार्ट्स। देन यू हैव स्क्लेरेनकाइमा, लॉन्ग नैरो सेल्स विद लिग्निन डिपॉजिट्स, लिग्निफाइड वॉल्स। तो वहां पर देखो कोलेनकाइमा में पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज का डिपोजिशन था, स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन का डिपोजिशन है, एंड दे आर डेड। लिग्निफाइड टिश्यू इज बेसिकली डेड टिश्यू, काफी थिकेंड वॉल्स होती हैं, लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, इसलिए बिकॉज वॉल थिक हो गई तो जो टिश्यू है वो नैरो हो गया, मतलब लूमेन जो है अंदर की जो स्पेस है वो नैरो हो गई, बिकॉज वॉल मोटी हो गई। ये तो सीधी बात है ना, समझ में आ जाता है। डेड है तो इसलिए प्रोटोप्लास्ट यानी कि क्लोरोप्लास्ट के जो मेन सेल ऑर्गेनल्स का जो टाइप है उसको हम लोग प्रोटोप्लास्ट जो बोलते हैं, वो उसको आप क्रोमोप्लास्ट भी बोल दो। प्रोटोप्लास्ट मतलब बेसिकली लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल है ना, लिविंग स्ट्रक्चर, वो नहीं है प्रोटोप्लाज्म में, ओके। देन यू हैव sclerenchyma can be again further classified into two types, that is the fibers or the sclerids. Sclerenchyma में दो varieties है। Again there are students who come and ask sir आपने बोला था एक टाइप का ही टिश्यू होता है, तो अभी आप दो क्यों बोल रहे हो। सेल एक ही टाइप का होता है, वो सेल की अरेंजमेंट या तो फाइबर के बहुत सारे सेल्स को मिलाकर फाइबर बन सकता है, बहुत सारे सेल्स को मिलाकर स्क्लेरिड्स बन सकता है। सेल का टाइप एक ही है, उसका अरेंजमेंट अलग हो सकता है ना। तो दो हो सकते हैं, फाइबर्स, अब बोलोगे स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स और स्क्लेरेनकाइमा के स्क्लेरिड्स। फाइबर्स आर इलोंगेटेड, स्क्लेरिड्स आर स्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल। काफी इंपॉर्टेंट चीज ये, स्क्लेरेनकाइमा मिलता कहाँ है,
नट्स के फ्रूट वॉल में, नट्स मतलब जैसे कि आपका काजू, कैशू नट। सो नट्स यानी कि कैशू नट हो गया, बादाम हो गया ना, वॉलनट हो गया, कोई भी, तो जो नट्स है उनके फ्रूट्स वॉल में जनरली हार्डन फ्रूट वॉल होती है, थिकंड होती है, आपको पता ही है। और पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पेयर एटसेट्रा, लेग्यूम्स एंड टी लीव्स, क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वाइट यूनिक। सो स्पेशली दिस फर्स्ट वन। और ये आपको दिखाने के लिए मैंने कैशू नट रखा था, खा लिया। फंक्शन क्या है? अगेन मैकेनिकल सपोर्ट। तो कोलिकामा और इसका फंक्शन सिमिलर था दोनों, क्योंकि और ये कॉमन सेंस है ना यार, वॉल थोड़ी सी थिकंड है, एक में लिग्निन एक में पेक्टिन है, तो क्या करेगा, सपोर्ट ही देगा और क्या करेगा। अगेन आप देखोगे तो मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे लिख के रखी है आपके, तो सारे पॉइंट्स हम मार्क करें, डिस्कस भी करें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में सीधा सीधा नोट डाउन करेंगे, आधा पौना घंटा इस चैप्टर पे स्पेंड करो, आपका चैप्टर सेट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रॉकेट, देखो पीएचडी नहीं कर रहे अपन नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे, एनसीईआरटी पे फोकस करो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टीचर्स ऑल्सो समटाइम कि हर टीचर आपको अच्छा ही पढ़ाना चाहता है, नो डाउट, बट कभी कभी क्या होता है ओवर हाई फाई। मैं अगर ऐसा इसमें डिस्कस करने जाऊँ तो मैं 5 घंटे करते रहूँ तो ख़त्म नहीं होगा। देयर सो मच दैट वी कैन गो इन डेप्थ, बट as per your NEET level requirement, what you have to do is not waste time with irrelevant information, concentrate on what is given here, and उसके बारे में ही हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज ओके, बट नॉट दैट अच्छा मैं टी लीव्स के ऊपर फिर आपको बताऊँ कि अच्छा वॉल ऑफ नट्स में वो कार्प कैसा होता है, एंडोकार्प क्या होता है, पेरिकार्प क्या होता है, और उसमें घुस जाऊँ और फिर मेन जो मुद्दा है वो रह जाए, तो कोई फायदा नहीं वैसे पढ़ाई करके। ठीक है, then it's just about show off of knowledge and rather than just relevant information. ठीक है, और आप भी ये मिस्टेक मत करना है स्टूडेंट्स, सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि irrelevant information के पीछे मत भागो। कई बार मैंने देखा बच्चों को ये बड़ा शो ऑफ होता है, अरे मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा, गूगल से पढ़ लूंगा, वो कोई मोटी वाली कोई रेफरेंस बुक ले आएंगे, तो ऐसे करो फिर सारा छोड़ के चलो MBBS फर्स्ट ईयर की तैयारी चालू कर दो। फिर आई हैव सीन पीपल मेकिंग दैट मिस्टेक, बायोलॉजी पढ़ने बैठे हैं तो बोलते नहीं हम फिजियोलॉजी की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, क्यों शो ऑफ कर रहे? एनसीईआरटी पढ़ो, खुश रहो। समटाइम्स यू नीड टीचर्स हु टेल यू द ट्रूथ। आई मीन फॉर दोज स्टूडेंट्स जिसको ये शायद बुरा भी लग रहा होगा मैं ऐसा शो ऑफ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट रियलिटी ये है कि आपके भले के लिए ही आई एम सेइंग दिस। ओके, सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सो वी हैड सिंपल एंड नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो परमानेंट में हमने सिंपल देख लिया, उसमें 3 देख लिया, पेरेन्काइमा, कोलिकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अभी आ गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम, ये 2। अच्छा, जाइलम एंड फ्लोएम को आप कॉम्प्लेक्स बोलते हो, ऑब्वियसली इसको हम वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, वैस्कुलर बंडल्स, ये सब लोगों को पता है, स्कूल लेवल से पढ़ रहे हो, बहुत पॉपुलर है। जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, रूट से सब जगह पहुंचाने का काम। जाइलम में 4 टाइप के कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। देखो पेरेन्काइमा तो हर जगह आएगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, वो बल्क है। ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स इंपॉर्टेंट। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में जब हम लोग डिफरेंस लिखने की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें वैस्कुलर बंडल्स की बात ज़रूर होगी, बट जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में, इसलिए मैंने अलग कलर से मार्क किया आपके लिए, जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स नहीं होते। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स नहीं होते। ना यहाँ पर एक लाइन कट हो गई है, विल ऐड दैट। ओके, तो जिम्नोस्पर्म्स में जो जाइलम है उसमें वेसल्स नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। आप मार्क विद अ सेपरेट कलर, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस लाइन एज इट इज। सॉरी, सम टेक्निकल ग्लिच स्लाइटली। ओके, I hope this voice is clearly audible now. So जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स जो हैं वो नहीं होंगे उसके जाइलम में, ऑब्वियसली। एंड जो सेकेंड पार्ट है, तो जैसे कि मैंने बोला वेसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा,
सॉरी वेसल्स, ट्रैकीड्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। तो वेसल्स तो नहीं होंगे जिम्नोस्पर्म में। ट्रैकीड्स की अगर हम बात करें तो ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विद लिग्निफाइड वॉल्स। अगेन लिग्निफाइड है मतलब डेड होंगे, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होंगे। अभी थोड़ी देर पहले किया ये डिस्कस। अच्छा, ये वापस रिपीट हुआ है, देखो ये वाला पार्ट जैसा मैंने कहा थोड़ा कट हुआ है यहाँ पर, और वापस से ये सेम सेंटेंस यहाँ रिपीट हुआ। ठीक है, ओके। तो ट्रैकीड्स डेड एंड लिग्निफाइड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इन फ्लावरिंग प्लांट बोले तो एंजियोस्पर्म, वो वर्ड उन्होंने एंजियोस्पर्म नहीं फ्लावरिंग प्लांट यूज कर लिया। ठीक है, एक ही बात है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ट्रैकीड्स आर वेसल्स विच आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा थियोरेटिकल, पूरा ऐसा लगेगा पूरा पेज ही मार्क कर दिया। गो थ्रू करो आराम से, ये वीडियो आपके सामने ही है, पर उसका सिंप्लीफाइड वर्जन आई गिव यू हियर। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, जाइलम में 4 चीजें हैं, ट्रैकीड, वेसल, फाइबर, पेरेन्काइमा। कूल। फ्लोएम में 4 चीजें सेम, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर, पेरेन्काइमा। देखो फाइबर एंड पेरेन्काइमा दोनों में कॉमन है, दिख रहा है, फाइबर एंड पेरेन्काइमा दोनों में कॉमन है। अच्छा, मैंने ग्रीन से सर्कल करके क्यों रखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सेप्शन बहुत पसंद है सभी लोगों को। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है, देखो जाइलम में सब डेड है, ट्रैकीड डेड, वेसल डेड, फाइबर डेड, पेरेन्काइमा लिविंग, एल लिखा है। देखो मैंने आपको समराइज करके दिया हुआ, जाइलम में सब डेड है एक्सेप्ट पेरेन्काइमा विच इज लिविंग। क्यों डेड है, बिकॉज ऑफ लिग्निन डिपोजिशन, ये भी बता दिया। फ्लोएम में सब लिविंग है एक्सेप्ट फाइबर विच इज डेड। तो दोनों में 4-4 कंपोनेंट। अब ये देखो कितना सही है कोरिलेशन करने के लिए, दोनों में 4-4 कंपोनेंट। जाइलम में सब डेड, पेरेन्काइमा लिविंग, फ्लोएम में सब लिविंग, फाइबर डेड। समझ गया, सिंपल है। ओके, बहुत ही आसान। यही सेम चीज वहां पे थियोरेटिकली दी हुई है, जिसको हम लोग अभी गो थ्रू कर। जाइलम फॉर वाटर, फ्लोएम फॉर फूड, ये तो बचपन से कर रहे हो, इसमें नया क्या है। So, fibers, parenchyma is living and the cell wall is made up of cellulose. बाकी सब में लिग्निन था, ऑब्लिटरेट, लूमेन जो है वो बंद हो गई। ऑब्लिटरेट बोले तो लूमेन जो है खत्म हो जाती है, इतना थिकनिंग हो जाता है कि लूमेन एकदम नैरो हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, आप समझ लो। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिटरेशन। ठीक है, सो ये जो सारा यहाँ पर थियरी है उसको हमने समराइज करके इतने में लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो तो बेहतर है। ठीक है, नाउ प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगेन सेपरेट लाइन जो है कलर से मार्क की हुई देख लो। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। अभी थोड़ी देर पहले ये भी मार्क किया था, जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं है तो एंजियोस्पर्म में वेसल है, तो ये बन गया डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, सीधी बात। ठीक है, उसके बाद वी हैव प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 टाइप्स, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अगेन वील ओके, आई हैव नॉट रिटन इट हियर, आई विल राइट इट फॉर यू। जाइलम में भी फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो दैट इज प्रोटो, दैट इज द इनिशियल, एंड मेटा मीन्स लेटर। ठीक है, तो प्रोटो एंड मेटा। जो फर्स्ट फॉर्म्ड है, फर्स्ट फॉर्म शुरू में बना तो प्रोटो, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल। लेटर फॉर्म मेटाजाइलम, सीधी बात है। बोथ ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी पार्ट्स ऑफ जाइलम। ठीक है, तो जाइलम में प्रोटो एंड मेटा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैंने देखा ओवर द इयर्स आई हैव सीन सम पीपल विल ऑलवेज कम अप टू मी एंड आस्क, सर ये जो पिथ है ना, ये समझता नहीं है क्या है। तो पिथ आप समझो क्या है पहले। इन स्टेम्स प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पिथ एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। सो देखो प्लांट में ऑर्गन बोले तो रूट, स्टेम, लीफ, ये ऑर्गन्स हैं। ठीक है, हर ऑर्गन इन्हीं टिश्यूज से बना हुआ है। हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन है वो 4 टाइप के टिश्यू से बना है ना, मस्कुलर, लाइक हार्ट टिश्यू,
बोन अगर मैं बोलूँ तो कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हो आप, या नर्वस टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू, ये 4 ही हैं। वैसे ही यहाँ पर प्लांट में भी जो पूरा का पूरा प्लांट है, कोई भी ऑर्गन आप ले लो, भले वो लीफ हो, फ्लावर हो, स्टेम हो, रूट हो, वो इन फ्यू कंपोनेंट से ही बना है। या तो उसमें जाइलम होगा, या फ्लोएम होगा, या पैरेन्काइम होगा, या कोलेनकाइम होगा, ऐसा ही कुछ होगा। नाउ विचएवर ऑर्गन यू आर स्टडी, उस ऑर्गन का कोर यानी कि उसका सेंटर चेक करो। जैसे रूट लिया तो उसका सेंटर, स्टेम लिया तो उसका सेंटर, उसको आप बोलो पिथ। ठीक है, सेंटर को बोलो आप पिथ। प्रोटोजाइलम इज मोर टुवर्ड्स द सेंटर, मेटाजाइलम इट्स टुवर्ड्स द आउटर बॉर्डर और आउटर पेरिफेरी। सिंपल। तो जहां पर प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर होगा, जहां पर प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर होगा, उसको एंडार्च बोलेंगे। ये कौन से ऑर्गन में दिखता है? ये स्टेम्स में दिखता है। चेक। तो स्टेम में एंडार्च जाइलम होता है, मतलब प्रोटो अंदर, मेटा बाहर। तो कॉमन सेंस है कि रूट्स में उल्टा है। यहां पर देख लो, रूट में उल्टा है। प्रोटो अंदर प्रोटो अंदर, मेटा बाहर, एंडार्च में था, और प्रोटो बाहर, मेटा अंडर, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी, मेटाजाइलम टुवर्ड सेंटर इज एक्सार्च। तो स्टेम में क्या था? स्टेम में प्रोटो टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटा टुवर्ड्स पेरिफेरी। थोड़ा स्क्रीन, हाँ। एंड रूट में क्या था? प्रोटो टुवर्ड्स पेरिफेरी, मेटा टुवर्ड्स सेंटर, और पिथ। अब समझ गया पिथ वर्ड क्यों लिखा? तो पी पी पी, प्रोटो पेरी पिथ ऐसा हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज होगा। ऐसे याद रखो, इजी। इसको क्या बोला? एंडार्च। क्या बोला? एंडार्च अरेंजमेंट। इसको क्या बोला? एक्सार्च अरेंजमेंट। इजी हो गया। ओके। फ्लोएम में फूड मटेरियल्स, जाइलम फॉर वाटर, फ्लोएम फॉर फूड मटेरियल। एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। 4 ऑलरेडी बता दिया। सीव यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए, छन्नी। सीव मतलब जिसमें बहुत होल होते हैं उसको सीव कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में अपन बोलते हैं छन्नी। चुलबुल पांडे देखिए, दबंग वाली, छेदी सिंह वैसे। ठीक है, बैड जोक, आई डोंट नो व्हाई दीस कम आउट। ओके, सो दे लैक। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होता। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जब डिफरेंस लिखने जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम में, जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं है। फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं, एक एक कंपोनेंट मिसिंग है। तो अगेन व्हेन यू राइट द स्ट्रक्चर लाइक दिस, देखो यहाँ है ना, तो जाइलम का वेसल उड़ा देने का किसमें? जिम्नोस्पर्म। और फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल उड़ा देने का। तो टोटल देखें तो 4 4 8, ये सब एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में इधर से 1 मिसिंग है, इधर से 2, मतलब 5 ही है टोटल कंपोनेंट्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन यू हैव सीव ट्यूब एलिमेंट्स दैट आर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, देयर एंड्स आर परफोरेटेड। परफोरेटेड अभी बताया, जैसे होल है, सीव लाइक मैन्यू। ऑब्वियसली यार, चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए आसान है ना, परफोरेशंस कर दिया तो। ठीक है, पेरिफेरली दे हैव साइटोप्लाज्म। पेरिफेरी मीन्स टुवर्ड्स द peripheral structure of the cell. They have a large vacuole, but main, check, I have marked it for you. That is no nucleus. Because nucleus नहीं है, nucleus चाहिए ना यार सेल को कंट्रोल, सेल की एक्टिविटी कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। वो नहीं है तो इसलिए कंपेनियन सेल लेके आया। बात समझ में आई? बिकॉज न्यूक्लियस नहीं है सीव ट्यूब में, तो ऑब्वियसली उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके साथ एसोसिएटेड क्या बनाया नेचर ने? सो ब्यूटीफुल ना। सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है तो उसके साथ कंपेनियन सेल बना दिया। क्यों? क्योंकि इनका न्यूक्लियस नहीं है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए, तो कंपेनियन सेल उसको कंट्रोल करेगा। एंड दैट इज वाई कंपेनियन का मतलब ही वही है ना, साथीदार यार। कंपेनियन आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, प्लीज पे अटेंशन। नॉर्मल लाइन्स आई हैव मार्क्ड इन ब्लू, द स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट वंस आई हैव मार्क्ड इन येलो फॉर यू, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वंस आई हैव मार्क्ड विद दैट टील कलर। ठीक है, तो आपको जो इम्पोर्टेंस भी है उस हिसाब से स्टडी करना है कि आपको एक डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए कौन से पॉइंट्स जो है उनको फोकस करना है। ठीक है, तो नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, याद रखना।
कंपेनियन सेल्स, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, तो जब आप मैं आपको जब ये दूंगा, आप अपनी बुक में भी मार्क करना, तो कोशिश करना कि आप 2 या 3 अलग अलग कलर से मार्किंग करो, सो दैट फर्स्ट रीडिंग यू रीड एवरीथिंग, सेकंड रिविजन में यू रीड ओनली दैट येलो वाला पार्ट्स, जब आपके पास टाइम थोड़ा और कम हो, एंड जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन कि पूरे चैप्टर में मेरे को कुछ एकदम यूनिक चीज़ों पे फोकस करना है, सो दैट जो टील कलर में मार्क किया उसके ऊपर आप फोकस कर लो। तो यू नो कि अच्छा पहली रीडिंग मेरी 2-2.5 घंटे में होगी, सेकंड रीडिंग शायद आधे घंटे में हो जाएगी, थर्ड रीडिंग मेरे पास 5 मिनट ही है, तो मेन पॉइंट्स मैं देख लूँ। दैट इज़ वेयर स्टूडेंट्स टेंड टू मेक मिस्टेक्स। वो सब कुछ हर बार पढ़ने जाते हैं, ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं होगा। तो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स ये कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है। दे हेल्प इन मेंटेनिंग, इनका और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स, बिकॉज वहाँ पर मटेरियल का मूवमेंट है, तो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर सीव ट्यूब्स में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, अगेन सेल वॉल इज सेल्यूलोज, देखो पैरेन्काइमा है तो सेल वॉल इज सेल्यूलोज, सीधी बात है। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। तो एंजियोस्पर्म्स में भी 2 डिवीजन है ना, मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स। तो फ्लोएम में पैरेन्काइमा जो है वो मोनोकॉट्स में एब्सेंट है। फ्लोएम फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द बास्ट फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द बास्ट फाइबर्स। लेट्स गो बैक हियर, चेक क्या क्या बात की हमने। सीव ट्यूब्स की बात की, इसमें सीव लाइक होल्स, परफोरेशंस होते हैं, वैक्यूल होता है बड़ा सा, प्रोटोप्लाज्म साइड में होता है। कंपेनियन सेल्स प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं, सीव ट्यूब से एसोसिएटेड होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट इन मोनोकॉट्स होते हैं, है ना, और किससे बने होते हैं, बास्ट फाइबर्स, जो बेसिकली अभी हमने मार्क किया, ठीक है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोसिक सेल वॉल। सिंपल, सारे पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। एट मैच्योरिटी फाइबर्स बिकम डेड, यह भी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि फाइबर्स विल बिकम डेड बिकॉज दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। तो फ्लोएम में सिर्फ फाइबर्स ही डेड हैं, बाकी सब लिविंग है, और जाइलम में सब डेड हैं, एक ही लिविंग है, वो ऑलरेडी लिखवा दिया, ठीक है। अगेन फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोटोफ्लोएम, बाद में फॉर्म्ड मेटाफ्लोएम, जैसे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, वैसे प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम। वेरी गुड। अब आते हैं, तो ये तो हो गए मेन हमारे जो है कि फॉर्मेटिव टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक हो गया और परमानेंट हो गया। अब टिश्यू सिस्टम्स की बात करते हैं। सारे सेल्स को जमा करके क्या बन रहा है, टिश्यू से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे जमा करेंगे और कैसे स्टडी करेंगे। 3 टाइप, सिंपल, एपिडर्मल, ग्राउंड ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल, वैस्कुलर ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिव। एपिडर्मल, ग्राउंड और फंडामेंटल, वैस्कुलर और कंडक्टिव, सिंपल। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड सेल। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, जैसे आपके बॉडी का एपिडर्मिस है ना, मुन्ना भाई MBBS में वो बोलता है ना, स्वामी, एपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ द स्किन, जैसे हमारे केस में, वैसे यहाँ पर भी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी एपिडर्मिस। सबको पता है यार, तो ये तो जनरल नॉलेज वाली बात होगी, कॉमर्स वालों को भी शायद पता होगा, ठीक है। कॉमर्स वाले कोई अगर वीडियो देख लेगा गलती से तो आ जाएगा मेरे घर पे मोर्चा लेके, हाँ आप साइंस वालों को अच्छा बोलते हो, कॉमर्स वालों को खराब बोल रहे हो। ऐसा नहीं भाई, कॉमर्स वाले पैसा कमा के देते हैं, अच्छे लोग हैं। चलो, सो एपिडर्मिस में आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड, दे आर पैरेन्काइमेटस सेल्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल जनरली आपको प्लांट सेल्स में देखने मिलता ही है, ठीक है। इन मोस्ट केसेस आउटर मोस्ट लेयर जो है, जो एपिडर्मिस है, उसके बाहर आपको वैक्स की एक थोड़ी सी कवरिंग मिलेगी, बिकॉज लॉस ऑफ वाटर वो प्रिवेंट करता है। क्यूटिकल प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, इट इज एब्सेंट इन रूट्स, बिकॉज अगर रूट्स के बाहर आपको पानी वैक्स की कवरिंग मिली तो वो अंदर पानी का पेनिट्रेशन थोड़ा सा रुक जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। सो देन हाउ विल द रूट्स परफॉर्म देयर ओन फंक्शन, राइट, ठीक है। स्टोमेटा, वी नो दिस, स्टोमेटा आर स्मॉल होल्स दैट रेगुलेट द process of transpiration. Transpiration means water loss and gaseous exchange.
ईच स्टोमा, स्टोमा जो है ओपनिंग है, स्टोमा इज व्हाट, ओपनिंग। स्टोमा के बाजू में ऐसे बीन शेप्ड सेल्स होते हैं जो गार्ड सेल्स जिनको आप कहते हो। स्टोमा के बाजू में बीन शेप्ड सेल्स known as guard cells which control the opening and closing of the stomata. गार्ड सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, जो गेट पे खड़ा रहता है, भाई बताएगा गेट कब खोलना है कब बंद करना है, सिंपल है, सेम। ओके, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, दे रेगुलेट द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा वगैरह वगैरह। समटाइम्स अ फ्यू subsidiary cells, that is the extra cells. Again, here the page is cut and on the next page, see. Sometimes these subsidiary cells are also found, or epidermal cells that are extra, they are called subsidiary cells. And together this whole thing, मतलब stoma, guard cell and subsidiary cell. Stoma मतलब opening, बाजू में guard cell और extra जो subsidiary cell कभी कभी मिल गए, तो वो जो सब है combined, उसको हम बोलते हैं stomatal apparatus। यहाँ पे मस्त एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देखेंगे तो ये रहा आपका बीन शेप्ड सेल, ये रहा आपका सब्सिडरी सेल, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग स्टोमेटल अपैरेटस कहते हैं, ठीक। देन यू हैव एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। रूट हेयर, नाम ही रूट है, तो रूट हेयर स्टेम में तो नहीं होगा, रूट में ही होगा ना। ऑन द स्टेम सेम थिंग इज कॉल्ड ट्राइकोम्स, तो रूट पे रूट हेयर बोलेंगे। बोलोगे वाह सर क्या रॉकेट साइंस बताए हो, रूट पे रूट हेयर बोलेंगे, तो स्टेम पे क्या बोलेंगे, स्टेम हेयर नहीं, स्टेम पे बोलेंगे ट्राइकोम, है ना। द वर्ड ट्राइको एक्चुअली मीन्स हेयर, वर्ड ट्राइको एक्चुअली मीन्स हेयर। हाइपरट्राइकोसिस एक कंडीशन है जो आपने जेनेटिक्स में पढ़ी होगी डेफिनेटली। इनका काम वही है, वापस से प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर बंडल छोड़ के सब कुछ जो है वो ग्राउंड टिश्यू में काउंट होता है। इसमें क्या क्या आ गया आपका, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सब आ गया। ओके, पेरेन्काइमा ज्यादा करके प्रेजेंट है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल पिथ और मेडुलरी रेस। अभी ये फिलहाल बाउंस हो जाएगा, आगे आएंगे तब समझ में आएगा। ग्राउंड टिश्यू इज कॉल्ड इन लीव्स, द ग्राउंड टिश्यू इज कॉल्ड मीजोफिल। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू इज कॉल्ड मीजोफिल। अगेन थोड़ी सी बात को समझो, लीव्स में यू हैव पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मतलब सारा जो ग्राउंड टिश्यू है, प्लस व्हाटएवर योर जाइलम फ्लोएम इज देयर फॉर द कंडक्शन। जाइलम फ्लोएम, वैस्कुलर पार्ट को छोड़ के जो भी बचा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड टिश्यू। उसकी जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है लीव्स में, ग्राउंड टिश्यू का जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है लीफ में, दैट इज नोन बाय अ स्पेशल नेम कॉल्ड मीजोफिल, कॉल्ड मीजोफिल ऑफ द लीफ। अगेन मीजोफिल के ऊपर काफी चर्चा आपके फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में है डिटेल में, यहाँ पर एक वर्ड में उन्होंने बस बोल दिया, ठीक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो ये है, आपके वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का अरेंजमेंट बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट, दे आर कॉल्ड वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट्स। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में यहाँ पर मैंने लिख कर दिया है, ध्यान से देखना। अगेन रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द थियोरेटिकल पार्ट विच इज हियर, concentrate on the notes that I have written for you. So this was page 89. Yes, and this is page 90 of your NCERT. Yes. Okay. वैस्कुलर बंडल्स, यानी वैस्कुलर बंडल बोले तो जाइलम और फ्लोएम का जो कंबाइंड अरेंजमेंट होता है वो साथ में एक बंडल में रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आर वैस्कुलर टिश्यूज। उनके ऑब्वियसली अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। कैम्बियम दोनों के बीच में प्रेजेंट है या नहीं है, उसके ऊपर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अगर कैम्बियम है तो ओपन, नहीं है तो क्लोज्ड। ध्यान से देखना, इन डाइकॉट्स कैम्बियम इज प्रेजेंट, जाइलम और फ्लोएम के साथ कैम्बियम प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैम्बियम होने से सेकेंडरी
टिश्यूज बनेंगे। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कैम्बियम और सेकेंडरी याद रखो, जैसे बेंजीन और रेजोनेंस साथ में याद रखते हैं, बोला था ना ऐसे। मोनोकॉट्स में कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी टिश्यूज नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्लोज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो अरेंजमेंट है वो कैसे टाइप की है, ध्यान से देखो। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार मार्क किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियल, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, कॉन्जॉइंट ओपन। रेडियल किसी अंधे को भी दिख जाएगा, जूम कर देता हूं, दिख जाएगा। रेडियल में क्या है, जाइलम और फ्लोएम रेडियल अरेंजमेंट यानी सर्कुलर ऐसे कॉन्सेंट्रिकली अरेंज है, ये ज्यादा करके रूट्स में पाया जाता है। कॉन्जॉइंट क्लोज, देखो जाइलम में फ्लोएम में कैम्बियम नहीं दिख रहा, कॉन्जॉइंट क्लोज। कॉन्जॉइंट मतलब दोनों साथ में है लेकिन बीच में कैम्बियम नहीं है, तो कॉन्जॉइंट का मतलब साथ में जाइलम और फ्लोएम, और कैम्बियम नहीं है तो बोल दिया क्लोज्ड, सीधी बात है। और जाइलम और फ्लोएम है और बीच में कैम्बियम है तो इसको क्या बोल दिया, कॉन्जॉइंट ओपन। ठीक है, कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज। ठीक है, फ्लोएम बाहर होता है, आउटर फ्लोएम हमेशा बाहर होता है, देखो जाइलम हमेशा अंदर होता है। कॉमन सेंस है, अगर जाइलम बाहर रहेगा ना तो थोड़ा एक्सटर्नली प्लेस्ड रहेगा ना, तो उसमें से वाटर लॉस के चांसेस, क्योंकि जाइलम कैरीज वाटर, फ्लोएम कैरीज फूड ना, जाइलम में से वाटर लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे जितना बाहर होगा, तो इसलिए जाइलम जनरली आपको अंदर की तरफ मिलेगा, फ्लोएम बाहर की तरफ मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्पेसिफिकली फॉर डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। और अब जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है डाइकॉट में रूट स्टेम लीफ, फिर मोनोकॉट में रूट स्टेम लीफ, क्योंकि तीन मेन ऑर्गन है ना, रूट है, स्टेम है, लीफ है। अब ये मैं तो ना सर ब्रांच की भी बताऊँ, वो स्टेम में ही आ गया। ठीक है, रूट स्टेम लीफ और रूट स्टेम लीफ, मोनोकॉट्स का अलग, डाइकॉट्स का अलग, लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज एंड फ्यू डिफरेंसेस। ठीक है, तो पहले डाइकॉट के लेवल पे बात करेंगे रूट की। एग्जाम्पल उन्होंने लिया है सनफ्लावर, स्पेसिफिक, बहुत क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। डाइकॉट रूट, एग्जाम्पल सनफ्लावर का रूट। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे, एपिब्लेमा। आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था आउटर मोस्ट लेयर तो एपिडर्मिस होता है, क्लियर कर देता हूँ। आउटर टू इनर लेयर एपिब्लेमा, उसके अंदर एपिडर्मिस और रूट हेयर्स, चेक। समझे कि नहीं समझे? तो एपिब्लेमा को ही बेसिकली एपिडर्मिस और रूट हेयर्स का कॉम्बो है। कॉर्टेक्स उसके अंदर, सो आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे तो पहले एपिब्लेमा, उसमें एपिडर्मिस और रूट है, फिर उसके अंदर कॉर्टेक्स। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कॉमन सेंस। तो देखो यहाँ पे रूट है, बाहर से अंदर जा रहा है, चेक करना। रूट है सबसे बाहर, फिर उसके ऊपर उसके अंदर एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में भी लेयर लाइक अरेंजमेंट है ना, ये 1 2 3 ऐसे लेयर्स है। उसका सबसे अंदर का लेयर एंडोडर्मिस, चेक करो, एक एक करके देखते जाओ, बहुत आसान है, रूट हेयर से लेके यहाँ तक आते वक्त। अब उसके अंदर का जो लेयर है एंडोडर्मिस के अंदर, अब ये क्या है ध्यान से देखना, ये बंडल है पूरा। ये बंडल में यू हैव द पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, pith and phloem. That entire thing combined is called the stele. Now some people call it stele, some people call it stele. The pronunciation ideally supposed to be stele. I know normal जो आप stele पढ़ते हो STEEL होता है, यहाँ पर भी इसको stele pronounce किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे भाई stele क्या है, तो it's a combination of pericycle, protoxylem, metaxylem, pith, phloem. तो जाइलम फ्लोएम तो है ही, पेरिसाइकल और पिथ, सिंपल यार, पीपी, जाइलम फ्लोएम, पेरिसाइकल, पिथ, बहुत ही आसान। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम के ऊपर आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है, रादर देन द थियरी। अगेन द थियरी इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो और अपने एनसीईआरटी में मार्क करो, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्सो। बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज what you see in the diagram and what you write in your notes. So in your notes what you're going to write is endodermis, जिसकी मैंने बात की। क्या है endodermis? Inner most layer of the cortex है। ठीक है, किससे बना हुआ है? It is made up of Casparian strips। किससे बना हुआ है ये? Casparian strips से बना हुआ है। और वो Casparian strips पे, जैसे वहाँ पर हमने पहले देखा था लिग्निन का डिपोजिशन था, पेक्टिन का डिपोजिशन था स्टार्टिंग में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा में, वैसे यहाँ पर एंडोडर्मिस में किसका डिपोजिशन है बच्चों?
सुबेरिन नाम के कंपाउंड का डिपोजिशन है, मटेरियल का डिपोजिशन है, ठीक है। सो एंडोडर्मल वॉल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल कॉल्ड सुबेरिन, ठीक है। जस्ट एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन, सारे बच्चे अपने आप से ये सवाल करना जो भी ये वीडियो दिख रहा है, स्किन पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और दूसरे एक और ग्लैंड्स होते हैं, कौन से, याद करना। हो गया तो मुझे कमेंट्स में बताना, याद आ गया तो तुरंत कमेंट्स में बताना कि आंसर क्या है। स्किन पे योर स्वेट ग्लैंड्स एंड व्हाट अदर ग्लैंड्स दैट हैव ऑयली, चलो हिंट दिया, ऑयली सिक्रीशन, क्योंकि सुबेरिन से वर्ड आपको वो क्लिक होना चाहिए, नहीं क्लिक हुआ तो रिवाइज करो जाके, ठीक है। ये होता है ना ऑयली सिक्रीशन, ठीक है। एनीवे, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में सुबेरिन होता है, ठीक है। ओके, देन यू हैव पेरेन्काइमेटस सेल्स दैट आर पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल का क्या फंड है, सेकेंडरी ग्रोथ किससे होने वाली है, कैम्बियम से। शुरू कहाँ से होगी, जिस पॉइंट से शुरू होती है ना सेकेंडरी ग्रोथ, उसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। चेक करो, इनिशिएशन ऑफ द कैम्बियम का सेकेंडरी ग्रोथ, ये पेरिसाइकल से शुरू होता है। ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख के रखा, चेक करो, इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ करता कौन है, कैम्बियम। शुरू कहाँ से होता है, पेरिसाइकल से, सिंपल। अच्छा, पिथ जो है वो छोटा सा, दैट इज द कोर, दैट पिथ जो है वो कोर है यानी सेंटर है, पहले कह चुका हूँ, ठीक है। किसी भी ऑर्गन का जो कोर है या सेंटर है वो उसका पिथ है। और उसके बाजू में आपका जो भी आपका वैस्कुलर बंडल्स है, जिसको हम लोग यहाँ पर कंजंक्टिव टिश्यू है। अब ये नए नए वर्ड्स देखकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले आपने वैस्कुलर बंडल बोला, अब कंजंक्टिव टिश्यू बोल रहे हो। यस, वैस्कुलर बंडल कंजंक्टिव टिश्यू इज बेसिकली दोनों सिमिलर है, सेम ही है। जाइलम और फ्लोएम के बंडल या कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं। तो पेरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजंक्टिव। मतलब वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, उनको हम कंजंक्टिव टिश्यूज बोलेंगे, बट दे विल बी पार्ट ऑफ दैट बंडल इटसेल्फ, ठीक है। कैम्बियम रिंग लेटर डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, मींस इट विल बिकम विच टाइप, क्लोज और ओपन। कैम्बियम है मतलब ओपन, अगर कैम्बियम बन गया जाइलम और फ्लोएम के बीच में तो बन गया ओपन, ओके। All tissues that is pericycle, vascular bundle and pith make the steel। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया, pericycle, vascular bundle, pith and phloem make the steel। Cool। सेम चीज अब मोनोकॉट रूट में बहुत आसानी से फटाफट हो जाएगी। बाहर क्या है, रूट हेयर, कॉमन सेंस, फिर एपिडर्मिस, बस वही है, रूट हेयर और एपिडर्मिस। यहाँ पर सीधा रूट हेयर और एपिडर्मिस है, वहाँ पर एपिब्लेमा बोला था, डाइकॉट में एपिब्लेमा बोला था, नाम बदल दिया था, दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला था, एपिब्लेमा। रूट हेयर, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ और मेटाजाइलम। नोट करो, आप बोलोगे कि सर बहुत कुछ तो सिमिलर ही लग रहा है। चेक करो, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो दोनों डायग्राम साथ में दिखेंगे। बोलोगे सर सेम तो दिख रहा है, रूट हेयर, हाँ यहाँ पे भी है, एपिडर्मिस हाँ, कॉर्टेक्स हाँ, एंडोडर्मिस हाँ, पेरिसाइकल हाँ, पहले फ्लोएम बाद में प्रोटोजाइलम, चेक। यहाँ पे फ्लोएम सबसे बाद में है, यहाँ पे फ्लोएम पहले आ गया, फिर प्रोटोजाइलम, फिर पिथ, फिर मेटाजाइलम। बस अरेंजमेंट चेंज की, चेक करेंगे सिर्फ क्या की, अरेंजमेंट चेंज की, एक चीज। दूसरा, कैम्बियम मिसिंग है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती मोनोकॉट रूट्स में, है ना, कैम्बियम नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 6 बंडल्स होते हैं जाइलम के मोनोकॉट्स में, ठीक है। देन यू गो टू स्टेम, तो रूट हो गया, डाइकॉट और मोनोकॉट। अब आगे स्टेम्स में, अगेन आउटर मोस्ट क्या है, एपिडर्म। अब ये रेपिटेशन, अब ये एक बार क्लिक हो गया ना, बच्चे को समझ गया ना, आप जो देख रहे हो आपको समझ गया, आप बोले अरे हाँ अब तो ये रेपिटेशन फट 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 हो जाएगा। अच्छा, बाहर क्या है, एपिडर्मिस है, ओके सर मान लिया, बाहर क्या है, एपिडर्मिस। तो देखो यहाँ पर भी वापस, तो अब हम लोग सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे बात करेंगे। एपिडर्मिस, एपिडर्मल हेयर, ट्राइकोम्स, एपिडर्मिस पे हेयर, ट्राइकोम्स, सीधी बात है ना। ए वॉज डाइकॉट, बी वॉज मोनोकॉट, है ना, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, उसके अंदर एंडोडर्मिस, चेक। तो वो लोग ने 2 पार्ट्स में दिखाया आपको जो सेक्शन है, एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस, उसके अंदर एंडोडर्मिस,
ठीक है भाई, ये रहा एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस। यहाँ पर मोनोकॉट में एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, क्यूटिकल हो सकता है, ट्राइकोम होगा, वगैरह वगैरह। हाइपो एंडो, हाइपो और एंडो के बीच में कॉर्टिकल सेल लेयर होता है। चेक करो, हाइपो और एंडो के बीच में कॉर्टिकल सेल लेयर होता है, विच इज बेसिकली पेरेन्काइमेटस सेल्स। देखो, कॉर्टिकल सेल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये रहा, देखो। तो यहां पर मैं एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस ऐसा लिखूं सीक्वेंस, सिंपल हो गया। ओके, एंडोडर्मिस के सेल देखो, टील कलर से मार्क किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च में बहुत रिच होते, स्टार्च में बहुत ही रिच होते। वहां पे एंडोडर्मिस में क्या था, सुबेरिन था। देखो, तो एंडोडर्मिस, ये तो दिमाग में क्लिक हो गया, ये बत्ती जल गई, चमक गया कि हाँ कुछ स्पेशल होता है एंडोडर्मिस में। रूट पे एंडोडर्मिस में क्या था, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स थी, सुबेरिन था। स्टेम में एंडो स्टार्च बहुत हाई है तो स्टार्च शीथ बोलते हैं, याद रह जाएगा, सुबेरिन, स्टार्च शीथ, ठीक है। देन यू हैव पेरिसाइकल, पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, दैट इज फाइन, जस्ट लोकेशन बता रहे, ठीक है। तो पेरिसाइकल उसके अंदर, तो एंडोडर्मिस तक पहुंच गए, देखो यहां पर भी एंडोडर्मिस तक पहुंच गया। एपी, यहां पर हाइपो मिसिंग है, किसमें, मोनोकॉट, हाइपो नहीं, एपी है, एंडो है, पेरेन्काइमा दोनों में है, चेक। अच्छा, उसके अंदर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओके। उसके बाद फ्लोएम, कैम्बियम, फिर जाइलम, मेटा और प्रोटो, ऑब्वियसली दैट इज कॉम्बिनेशन इज जाइलम। तो फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम। तो ये क्लोज या ओपन, ऑब्वियसली ओपन, क्यों, क्योंकि कैम्बियम है। आप देखेंगे मोनोकॉट के स्टेम में कैम्बियम है, रूट में नहीं था, राइट, चेक। कंजाइंट एंड ओपन, क्यों, क्योंकि कैम्बियम है, अभी बताया। रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ डाइकोटिलिडनस प्लांट का स्टेम, ठीक है। डाइकोटिलिडस में रिंग लाइक अरेंजमेंट होता है। सेंट्रल पोर्शन इज अगेन कॉल्ड पिथ, रेपिटेशन, नाउ इट्स ऑल रेपिटेशन, ठीक है। मोनोकॉट्स में भी हाइपोडर्मिस है, बट वो मेनली स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। तो यहाँ पर देखो, इन द डायग्राम दे हैव नॉट रिटन हाइपोडर्मिस, बट हम लोग अगर यहाँ पर लिख दें तो आपके स्क्लेरेनकाइमा से आपका हाइपोडर्मिस बना हुआ है। तो एपी, हाइपो एंड एंडो, ठीक। वैस्कुलर बंडल्स conjoint and close generally, later, अच्छा, और फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट है। सो टीएस ऑफ स्टेम यहाँ पर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, दिस इज व्हाट स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। अच्छा, ओके, आई थिंक सो आई मेड वन मिस्टेक, वेट, sorry for that. This A is both the diagrams are for this one, that's why they've not mentioned the sclerenchymatous hypodermis, and now they've shown the cambium also. A is for both the diagrams of A, it's not A B, ऐसा A B B नहीं है, दोनों A फिर दोनों B, मतलब ये दोनों डाइकॉट का ही अलग अलग सेक्शंस है, ठीक है। यहाँ पर कैम्बियम है, तो कैम्बियम है मतलब ओपन, ठीक है। और ये मोनोकॉट है, तो कैम्बियम नहीं है, जाइलम है, फ्लोएम है, बट कैम्बियम नहीं है, तो ये क्लोज्ड, ठीक है। सॉरी फॉर दैट कंफ्यूजन, क्लियर, ओके। तो कंजाइंटर ओपन इन द डाइकॉट्स,
conjoined and closed in the monocots. Phloem parenchyma is absent, we know that obviously. उसके बाद आते हैं लीफ पे. लीफ के दो सरफेस, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हमारा ये डॉर्सल है, ये आगे वेंट्रल है, ठीक है. हम फ्रंट एंड बैक ये वर्ड नहीं यूज करते, बायोलॉजिकल टर्म्स यूज करेंगे. तो वैसे ही लीफ के लिए भी डॉर्सल और वेंट्रल ये वर्ड जो है ना, उसकी जगह आप अडैक्शियल और अबैक्शियल ये वर्ड यूज करोगे. अपर सरफेस ऑफ द लीफ इज अडैक्शियल, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इज अबैक्शियल. डॉर्सल वेंट्रल भी बोल सकते हो, अडैक्शियल. डॉर्सल इज अडैक्शियल, DD, easy to remember. So dorsal is upper is adaxial, lower is abaxial, ठीक है. Now लीफ की अगर बात करें तो लीफ ब्लेड जो है वो लैमिना होता है. Now lamina everybody knows that is the leaf blade, ठीक है. If you take a section through the lamina or the leaf blade, then you see the parts of the leaf. That is again epidermis, that is outermost. बीच में क्या आएगा, वेस्कुलर सिस्टम, और सॉरी अंदर क्या आएगा, वेस्कुलर सिस्टम, और बीच में जो है मीजोफिल. थोड़ी देर पहले ऑलरेडी मार्क किया था आपके लिए, ध्यान से देख लो. एवरीथिंग एक्सेप्ट द वेस्कुलर बंडल इन लीफ इज कॉल्ड मीजोफिल. दैट लाइन आई हैड मार्क फॉर यू. सी, इन लीव्स एवरीथिंग एक्सेप्ट द वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड मीजोफिल, है ना. तो बाहर एपिडर्मिस, अंदर वेस्कुलर बंडल, बीच में सब कुछ मीजोफिल. मीजो मीन्स मिडल, लिटरली, तो दो के बीच में है, ठीक है. अडैक्शियल अबैक्शियल ऑलरेडी बता दिया. लीफ ऑल्सो हैज अ कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल वैक्सी लेयर कवरिंग. वाई? टू प्रिवेंट वाटर लॉस और प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन. कहाँ से होगा ट्रांसपीरेशन? स्टोमेटा से. उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? पहली बात तो ज़्यादा करके स्टोमेटा नीचे के सरफेस में मिलेंगे, और उसके बाजू में भी गार्ड सेल्स होते हैं जो उसके स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है. अडैक्शियल यानी डॉर्सल सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा आपको नहीं मिलते, क्योंकि अगर लीफ ऐसी और सनलाइट ऐसे आ रही है तो ज़्यादा इसमें से वाटर लॉस हो जाएगा. तो यहाँ छुपा के रखो स्टोमेटा नीचे के सरफेस में. दैट्स हाउ नेचर कंट्रोल्स इट. अच्छा, टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल. तो लीफ है ना, ऐसा अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, और इन दोनों के बीच में जो ये पूरा टिश्यू है वो मीजोफिल है. अगेन ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में काफ़ी इन डेप्थ कवर किया हुआ है, हम करेंगे उसको डिस्कस. ओके. सो मीजोफिल में दो टाइप होते हैं सेल्स के, पैलिसेड और स्पॉन्जी. पैलिसेड एंड स्पॉन्जी. डॉर्सली प्लेस्ड पैलिसेड होता है. थोड़ा कंपैरेटिवली अगर हम वेंट्रली देखें तो लूज या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. वैस्कुलर सिस्टम में क्या है? वेन्स एंड मिडरिब. मिडरिब इज द सेंट्रल दिस थिंग, एंड उसमें से तो या अगर हम लोग लीफ की बात करते हैं, शेप थोड़ा सा अजीब हो गया, सॉरी. अगर हम लोग लीफ की बात करते हैं तो उसका जो सेंट्रल वेन है बड़ा वाला वो मिडरिब होता है, और साइड में जो जा रहे हैं वो या तो पैरेलल या तो रेटिकुलेट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मोनोकॉट और डाइकॉट. ऑब्वियसली अरेंजमेंट कैन बी एनी वे, पैरेलल और रेटिकुलेट, बट मेजर जो है वो मिडरिब है, बीच में मोटी वाली जो वेन है, और उसके साइड में जो जा रही है ब्रांचेस वो वेन्स है, ठीक है. रेटिकुलेट वेनेशन इन डाइकॉट एंड पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट्स, वी नो दिस. वैस्कुलर बंडल के जस्ट बाहर बंडल शीथ सेल्स होते हैं. चलो ठीक है, डायग्रामेटिकली देख लें. अगेन डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ डायग्रामेटिकली समझते हैं, ठीक है. देखो पहले ये पूरा जो ब्लू में बना हुआ ये मेरा वैस्कुलर बंडल है, उसके बाजू में ये जो शीथ बनाई हुई है ये बंडल शीथ है. देखो अंदर क्या है, जाइलम और फ्लोएम, सीधी बात है, ठीक है. ऊपर पैलिसेड वाला मीजोफिल है, नीचे वाला स्पॉन्जी मीजोफिल है. देखो स्पॉन्जी में आपको खाली खाली जगह मिलेगी, ठीक है, और ऊपर वाले में पैलिसेड. पैलिसेड मतलब ऐसा वो पिकेट फेंस होती है ना, वैसी अरेंजमेंट, उसको पैलिसेड बोलते हैं. ऊपर वाला एडैक्शियल एपिडर्मिस है, नीचे वाला अबैक्शियल एपिडर्मिस. हो गया आंसर, सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है. स्पॉन्जी मीजोफिल की वजह से क्या होता है, थोड़ी सी एयर कैविटी यानी खाली खाली जगह होती है लीफ के अंदर, ठीक है. ये डाइकॉट लीफ की बात हो रही है, ओके. ग्रासिस की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली ग्रासिस की बात करें, पूरा मैंने टील में मार्क किया आपके लिए, काफ़ी यूनिक और अलग है, तो ये पूछा जाता है. अलग कुछ अरेंजमेंट है, ठीक है. क्या है बुलिफॉर्म सेल्स? यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, बोल्ड में मार्क लिखा हुआ है यहाँ पे, बुलिफॉर्म सेल्स. आई हैव रिटन इट फॉर यू हियर, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज. दे आर जस्ट मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स दैट प्रिवेंट वाटर
लॉस बाय कर्लिंग, कर्लिंग मतलब लीफ, अगर ऐसा है समझो लीफ है ना, अब जो नॉर्मल प्लांट का पत्ता है पेड़ में, वो तो चलो डॉर्सल ऐसा है और मैंने बताया ना स्टोमेटा नीचे छुपा दिया, ठीक है, बट ग्रास तो ऐसी है, तो कहाँ छुपाओगे, दोनों साइड से सनलाइट आएगी ना, तो इसीलिए वो क्या हो जाती है, कर्ल, वो बंद हो जाती है, ताकि स्टोमेटा है वो थोड़े बहुत क्लोज हो जाए, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बुलिफॉर्म सेल्स का मेन काम है वाटर लॉस प्रिवेंट करना। कैसे? कर्लिंग ऑफ द लीफ करके, ये ग्रासेस में देखने मिलता है। ठीक है, पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट बता दिया मैंने। ठीक है, देन वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। सेकेंडरी ग्रोथ किससे होता है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, बहुत बार ये वर्ड रिपीट किया, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कैम्बियम। ठीक है ना, तो दो टाइप के लैटरल मेरिस्टेम्स हैं, कौन से, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, जो सेकेंडरी ग्रोथ कैरी आउट करते हैं। कौन से? टू लैटरल मेरिस्टेम्स, दैट इज वैस्कुलर एंड कॉर्क। एक्चुअली 3 लैटरल मेरिस्टेम, उसमें से 2 ही सेकेंडरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन से? वैस्कुलर 3 थे ना, एक इंटरफैसिकुलर था, एक वैस्कुलर था, एक कॉर्क। इंटरफैसिकुलर वाला सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता। ठीक है, करता है कंट्रीब्यूट तो सारे कैम्बियम करते हैं, बट मेन वैस्कुलर एंड कॉर्क। ठीक है, तो वैस्कुलर कैम्बियम क्या है, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में आया तो बंडल कैसा हो जाता है, ओपन बंडल हो जाता है। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स द रिंग लाइक स्ट्रक्चर लेटर व्हेन इट मैच्योर्स। कैम्बियल रिंग इन डाइकॉट प्लांट्स और डाइकॉट स्टेम्स, the cambium that is present between primary xylem and primary phloem is intrafascicular cambium। ध्यान से सुनना, प्राइमरी xylem और प्राइमरी phloem के बीच में इंट्रा, नॉट इंटर, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, एंड the cells of medullary rays joining this intrafascicular become meristematic and form the interfascicular। तो मतलब पूरा का पूरा एक रिंग, मतलब यहाँ पर इंट्राफैसिकुलर है, इंट्रा है समझो ऐसा, एंड देन लेटर interfascicular also gets incorporated to form a complete ring of cambium। Okay, you have सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में जो सेल्स है वो कट ऑफ होते हैं। अगेन इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्पेसेस हैं और यहाँ पर कंप्लीट रिंग बन चुकी है। कैसे? जो इनिशियल देयर आर एम्प्टी स्पेसेस एंड लेटर उस एम्प्टी स्पेस में आपका जो मेडुलरी रेज है वो ग्रो होती है। ये एम्प्टी स्पेस में जो ग्रो हो रही है वो मेडुलरी रेज, एंड those will complete the formation of the cambial ring। Don't go too much into the the formation। Remember the main important point for the MCQ जो हमने important यहाँ पे मार्क किया हुआ है। जैसे cambium is more active on inner side than outer, that is why secondary xylem ज़्यादा बनता है secondary phloem से, ये important। तो प्लांट में अगर हम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का कंपैरिजन करें, जाइलम सेकेंडरी ज़्यादा बनता है, फ्लोएम थोड़ा कम बनता है। लास्ट पार्ट नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज द टाइप्स ऑफ वुड ऑफ द प्लांट। ऑब्वियसली हम लोग वुड की अगर बात करते हैं, हम लोग लाइक इन जनरल अगर हम वुड की बात करें तो वी मीन द बार्क ऑफ द ट्री, ऑफ द मेन द कोर स्टेम ऑफ द ट्री, अगर वो उसकी बात करें तो दैट इज अ वुड। That is cellulosic in nature, yes, because every plant has the cellulosic cell wall. That is also true. But there are specific varieties that you have to understand which are different for different regions, different trees, different areas. Very important. And the activity of the cambium is the one that controls all this. Okay? Again, I have marked it here for you, and all those important points we'll cover. Temperate regions में टेम्परेट रीजन्स में यूनिफॉर्म कंडीशंस नहीं होती। जैसे इंडिया जो है वो है ना, हमारे पास समर, विंटर,
वैसे विंटर कहाँ ही होता है, गर्मी होती है, ठीक है। सो स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज एक्टिव and it produces spring wood, also called early wood. विंटर में ऑटम वुड और लेट वुड बनता है। फर्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्क क्या है, जाइलम ज्यादा होता है, वाइडर कैविटीज होती है किसमें, स्प्रिंग वुड में, और जाइलम कम होता है, नैरो वेसल्स होती हैं, लेट वुड। स्प्रिंग वुड लाइटर होता है और लोअर डेंसिटी, क्योंकि स्पेसिस ज़्यादा है। कॉमन सेंस यहाँ पर बोल रहा है ना वो कि भाई वाइडर कैविटीज़ है, स्पेसिस ज़्यादा है, तो लाइट भी कलर में होगा, डेंसिटी भी हल्का होगा वजन में, और ऑटम वुड जो है वो डार्क भी होगा और डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। रिंग्स इन द प्लांट, ये तो आप सबने देखा हुआ, जनरल नॉलेज है। पेड़ को काटो तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखती है, वो हम लोग एज ऑफ द ट्री डिटरमाइन करने के लिए एनुअल, मतलब एक साल में एक रिंग पता चल जाती है। पूरी एक सीजनल साइकिल चली गई तो एक रिंग जमा हो गई, एक रिंग बन गई, तो एज ऑफ द ट्री पता चल जाती है उससे। सेम वे हार्टवुड एंड सैपवुड की भी बात करेंगे। अगर ओल्डर ट्रीज की बात करें, सेकेंडरी जाइलम इज डार्क, ओके, एंड इट बिकम्स डार्क वाई, बिकॉज उसमें टैनिन, रेजिन, मतलब जो भी एक्स्ट्रा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ना प्लांट के, वो सब एरोमेटिक सब्सटेंसेज, ऑयल्स सब जमा हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर ज़्यादा करके आपको डेड एलिमेंट्स मिलते हैं विद हाईली लिग्निफाइड, लिग्निन आया तो डेड हो गया। दिस इज कॉल्ड हार्टवुड। हार्ट मतलब इट्स इन द कोर ऑफ द प्लांट और द ट्री। इट डज नॉट कंडक्ट वाटर, कॉमन सेंस, सब कुछ लिग्निफाइड हो गया तो वाटर कहाँ से कंडक्ट करेगा, बट गिव्स ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। पेरिफेरल रीजन, बाहर का जो रीजन है, कोर में डार्क हो गया ना, तो बाहर का कैसा रहेगा, थोड़ा लाइट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द सैप वुड। वाई सैप वुड, बिकॉज इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसमें से सैप यानी कि फ्लूइड जो है वो पास हो सकता है, दोनों केस में वो जाइलम से बनते हैं। तो टेक्निकली अगर आपको कोई पूछे कि भाई वुड क्या है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये मेजरली जाइलम ही है। उसकी सिर्फ अलग अलग वेराइटीज़ है, लाइट और डार्क, डेंस और सॉफ्ट, वो अलग अलग वेराइटीज़ है, उसके बेसिस पे इसको कंप्राइज किया हुआ है। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसको बिल्कुल भी इग्नोर या निग्लेक्ट नहीं करना। कॉर्क कैम्बियम ऑल्सो कॉल्ड फेलोजेम, फेलोजेन, फेलोजेम सॉरी, कॉर्क कैम्बियम usually present in the cortex of the either the stem or the root। इसमें भी कॉर्ट जो आपका क्या बोलते हैं फेलोजेन जो है, कॉर्क कैम्बियम जो है, उसके भी अलग अलग रीजन है, अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। एंड उसमें से जो मेन पार्ट है और मेन सेक्शन है, दैट इज द कॉर्क कैम्बियम का जो मेन पार्ट है, दैट इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन। सुबेरिन और कहाँ था, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में था, एंडोडर्मिस में, है ना। अच्छा, फेलोजेन, फेलेम एंड फेलोडर्म, ये तीनों क्या है, देखो, आउटर सेल्स को फेलेम कहते हैं, इनर सेल्स को फेलोडर्म कहते हैं, ठीक है। आउटर सेल्स को फेलेम, इनर सेल्स को फेलोडर्म वी कॉल इट। सो दैट कंबाइंड is called the periderm. The structure that is formed by combination of both is called periderm. Bark, English term. अब biology नहीं, English term. Bark is a non-technical term that refers to all tissues external to the vascular cambium. Very, very important statement again from the NEET point of view. बार्क एक जनरल, हम लोगों ने एक जेनरिक टर्म बना दिया बार्क को, ठीक है। अगेन दे हैव क्लैरिफाइड, बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज अर्ली और सॉफ्ट, एंड ऑफ द सीजन इज कॉल्ड लेट और हार्ड बार्क। तो क्या, कौन सी बड़ी बात है, सिंपल है ना। जो फेलोजेन है, फेलोजेन क्या है फिर से देख लो, फेलोजेन क्या है, किसका नाम था, कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम था फेलोजेन, ठीक है। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है, sometimes it starts growing between the parenchymatous cells, so it cuts off the parenchymatous cells, and
फॉर्म्स अ लेंस लाइक ओपनिंग। तो इसका डायग्रामेटिकली उन्होंने बहुत प्यारा सा रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो ये जो है ना खाली ये जो जगह है बार्क में कभी कभी ऐसे खांचे आपको ये देखने मिलेगा अगर आप स्पेसिस देख रहे हो तो बार्क कंटिन्यूस नहीं होती, ऐसा बीच में फट जाता है, ऐसा ट्री में स्पेस होती है, खाली खाली जगह देखो आपको यहाँ दिख रही होगी, है ना। सो these spaces or rupturings are called the lenticels. Why are they developing? Obviously to permit the exchange of gases between the outer atmosphere and inner tissue. क्योंकि अगर वुड की बात करें तो वुड हार्ड और ऐसे कॉम्पैक्ट है, ऊपर पूरा डेंस है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं होंगे ना अगर ऐसा हुआ तो lenticels will develop these rupturing, these small pores will develop due to facilitate the exchange of gases. नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन द रूट्स। सेकेंडरी ग्रोथ रूट स्टेम एंड लीफ तीनों में होगी पर लिमिटेड, सब में इक्वल अमाउंट नहीं होगी। तो अगेन डाइकॉट की बात करें तो कैम्बियम जो है वो कंप्लीटली सेकेंडरी है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम दैट इज पेरिसाइकल एंड फ्लोएम बंडल्स, लेटर फॉर्म्स अ सर्कुलर रिंग, है ना। डाइकॉट रूट्स में अभी हमने देखा कि रिंग बनती है किसकी, कैम्बियम की, विच विल शो अस द सेकेंडरी ग्रोथ। सो सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम और रूट में भी होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, पर मोनोकॉटिलिडन्स में नहीं होते। सेकेंडरी ग्रोथ के टिश्यूज मोनोकॉट्स में नहीं होते। ये शायद ये तीसरी या चौथी बार हम रिपीट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी ग्रोथ किस में नहीं होती, मोनोकॉटिलिडन्स में नहीं होती। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था पूरा का पूरा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है आपका नीट के लिए। दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 आई गेस, या इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने किया। आप ये पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखो, सारे जो नोट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए उसको आप नोट डाउन करो। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ लो। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।